हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं उपस्थित हूं एक और शानदार सेशन के साथ। आज का हमारा टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन लेकर आया हूं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर जो सीटेट में पूछे गए थे दिसंबर 2021 में, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यदि आपका सीडीपी, इसे सीडीपी बोला जाता है, बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यदि आपका यह पेपर सही हो जाता है तो यह पेपर आपको 90 नंबर दिलाएगा, क्योंकि यह जो है सो 30 नंबर का सीडीपी पूछा जाता है और बाकी जो उधर 4 गो पेपर बचता है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, उसके बाद गणित, हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज आप संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली जो भी रखते हैं, उसमें 15-15 नंबर का पूछता है, अर्थात 60 नंबर का और 30 नंबर का, तो टोटल 90 नंबर का यह पूछा जाता है। तो आपका यदि सीडीपी बाल विकास आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यह जो है सो सीटेट पास करने के लिए, और स्कोर करने के लिए आपका अच्छा मार्क्स यह दिलाएगा। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट अपने YouTube चैनल पे करवा चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ से हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने EVS, CDP, यह CDP जो है यह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में उपयोगी है। उसके बाद मैथ, और जल्द ही हम पेपर 2 का, साइंस का और मैथ का भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यह सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और इससे आपको यह पता चलता है कि आपका जो क्वेश्चन का ट्रेंड जो पूछने वाला है वह कैसा क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर को पढ़ना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आप प्रीवियस ईयर जितना अच्छा से कर लीजिएगा उतना ही आपका तैयारी बेहतर होगा। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और यदि और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और यह सेशन आपको कैसा लगता है लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इससे हमें और अत्यधिक ऊर्जा मिलती है और हम इस पे और भी ज़्यादा काम करेंगे। तो चलते हैं बिना वक्त गवाए डिस्कशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं। बच्चा का जो विकास होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसके अंतर्गत क्या आता है, इस चारों ऑप्शन से आपको चूज करना है। देखिए, सीडीपी एक ऐसा पेपर है, इसमें आपको जो सबसे सटीक होगा वह आंसर देना, जो सबसे बेस्ट आंसर होगा उस आंसर को आपको चूज करना है। क्योंकि यदि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि यदि वो ऑप्शन में नहीं है तो आपको दूसरा आंसर भी होता है, तो यह थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है। अब है इसमें केवल गुणात्मक परिवर्तन है, अर्थात क्वालिटेटिव परिवर्तन है, केवल मात्रात्मक परिवर्तन है, अर्थात क्वांटिटेटिव परिवर्तन है। उसके बाद गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों है, अर्थात क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो यह जो है बच्चों का जो विकास होता है वह
यहाँ पे बोल रहा है तीसरा ऑप्शन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन है, और न ही गुणात्मक और न ही मात्रात्मक है, तो यह तो न ही, तो यह तो बिल्कुल गलत है। और इस दोनों में केवल जो है सो निगेटिव होता है। इसमें CDP बाल विकास में केवल, रटना, यह सब जो शब्द है यह सब निगेटिव माना जाता है, तो यह दोनों भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जो बच्चे का जो विकास होता है, विकास जो होता है वह क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, अर्थात गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों होते हैं। लेकिन इसी जगह यदि वृद्धि रहेगा तो वृद्धि जो है वह सिर्फ क्वांटिटेटिव वह सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, अर्थात वह सिर्फ मात्रात्मक होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यदि विकास को हटा के यदि बोल देता है वृद्धि, तो वह जो आपका ऑप्शन होगा वह आंसर आपका बदल जाएगा, वह सिर्फ होगा मात्रात्मक, अर्थात केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है, क्वांटिटेटिव चेंज होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्मगत्यात्मक कौशल, सूक्ष्मगत्यात्मक जो कौशल है का उदाहरण कौन सा है? तो लिखना, कूदना, दौड़ना और तैरना। पहले आपको सूक्ष्म क्या है और जो है सो यह जो होता है ग्रॉस टू, सामान्य टू विशिष्ट। सामान्य एक होता है सामान्य और एक होता है विशिष्ट, इसी को हम सूक्ष्म बोलते हैं। तो जब बच्चा का जन्म होता है उस समय जब बच्चा रोता है या फिर कोई भी कार्य करता है, जब छोटा बच्चा रहता है आप उसको बॉल पकड़ने देते हैं, वह पूरी हाथ से लगाकर पकड़ता है। वह कोई भी काम करता है तो अपना पूरा बॉडी इन्वॉल्व करता है, लेकिन धीरे धीरे ज्यों ज्यों वह बड़ा होते जाता है त्यों त्यों वह अपना जो है सो दायरा बढ़ाते चला जाता है और वह अपने हाथों को मजबूत बनाता है, फिर अपनी कलाइयों से काम करने की कोशिश करता है, और फिर वह जो है सो फिर अपनी उंगलियों पे पकड़ बनाता है। तो पहले वह सामान्य क्रिया करता है। सामान्य क्रिया के अंतर्गत आता है गेंद पकड़ना, गिलास पकड़ना, के बाद खेलना, तैरना, और विशिष्ट क्रिया जब वह अपनी बॉडी के सबसे सूक्ष्मतम अंगों का प्रयोग करके जब वह कार्य करना शुरू करता, अर्थात वह उंगली से जब काम करता है, जैसे कि पेन पकड़ना, यह जो है सो सूक्ष्मगत्यात्मक कौशल हो गया। तो यह जो होगा वह होगा लिखना, आपका सूक्ष्मगत्यात्मक कौशल। और यह तीन जो है कूदना, दौड़ना, तैरना, कूदना में पूरे हाथ पैर पूरे बॉडी का क्रिया होता है। दौड़ना में भी देखिएगा जब कोई दौड़ता है तो वह पैर से दौड़ता है, हाथ भी चलाते रहता है, और तैरता है तो वह सभी अंगों का इस्तेमाल करता है। तो यह सब जो क्रिया हुआ यह सामान्य क्रिया हुआ, अर्थात जो विकास है वह ग्रॉस टू फाइन जाता है। और विकास का जो द्वितीय नियम है वह एक शेफेलोकॉर्डल है और एक प्रोक्सिमोडिस्टल है। तो यह जो सूक्ष्मगत्यात्मक कौशल की जो क्रिया आएगी वह आपको प्रोक्सिमोडिस्टल में आएगी, जो कि होता है समीपस्थ दूरस्थ विकास। इस प्रश्न को भी हम कई बार बता चुके हैं, पिछली सेट में यह 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें देखिए आपको क्वेश्चन घुमा दिया है, इसमें चेंज कर दिया है और ऑप्शन भी आपको चेंज कर दिया है। तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीटेट 2022 के लिए। आप अभी पढ़ लीजिए और आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेगा, तब आप हमें बोल सकते हैं कि हाँ सर आपने जो बताया था वह पूरा सही में देखने को मिला। दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके
जरूर बताएं। अब है अगला प्रश्न कि बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। बच्चों के जो विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। तो किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में परागमन का विकासात्मक चरण, किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तन का विकासात्मक चरण। तो किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण जो होता है वह सबसे संवेदनशील चरण होता है, सबसे सेंसिटिव स्टेज होता है। देखिए बच्चे का जब होता है दो स्टेज काफी सेंसिटिव होता है। एक होता है किशोरावस्था 11 एंड एबव। यह जो एज होता है वह बच्चे का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं, बहुत सारे जो है सो उसके अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यह जो है सो तनाव एवं तूफान की अवस्था है, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। और एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष का होता है। इसमें भी बच्चे का जो है सो काफ़ी ज़्यादा वह सीखता है। बच्चे का जो है सो जीवन का उद्देश्य क्या होगा वह सारी बातों का निर्धारण इसी एज में हो जाता है। तो किसी व्यक्ति में विशिष्टतम क्षमता के उत्थान का इष्टतम चरण है संवेदनशील चरण। अब है समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। समकक्षी अर्थात दोस्त, जिसको पीयर बोला जाता है इंग्लिश में। तो समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। तो बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु भूमिका होती है। यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है। तो देखिए बच्चों के समाजीकरण के कारक दो कारक हैं। कारक जो है सो वह दो कारक हैं। कारक दो हैं। पहला है प्राथमिक कारक और दूसरा है, पहला प्राथमिक कारक है, दूसरा सेकेंडरी कारक है। सेकेंडरी कारक है जिसको गौण कारक बोला जाता है। गौण कारक बोला जाता है। तो प्राथमिक कारक में परिवार आता है, उसके बाद समाज आता है, समाज इसको नहीं बोल सकते हैं, अपना आसपास बोल सकते हैं, क्योंकि समाज में तो बच्चा बहुत देर के बाद जाता है। तो मुख्य रूप से परिवार होता है। और सेकेंडरी कारक में होता है स्कूल, के बाद समाज, साथी, समूह। तो यह जो आपका ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समकक्षी का, पीयर ग्रुप का, साथी समूह का जो है सो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पर पड़ता है। बच्चा का यदि साथी समूह अच्छा मिले तो वह अच्छे दिशा में जा सकता है, नहीं तो वह उसका जो साथी होगा वह जो जिस परिवेश में रहेगा उस परिवेश के अनुसार वह बन जाता है। अब है इनमें से कौन सा उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 अवस्था हैं तथा उनके
तथा उनके नैतिक विकास के छह उप अवस्था हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है सो उप अवस्था है। तो अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अनुबंधन नैतिकता एवं अधिकार व कानून, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। तो आपका ऑप्शन 4 होगा, सामाजिक सरोकार एवं आत्मबोध, जो कि यह आता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के तीसरे अवस्था के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आती है। इसमें जो है सो पहला है पूर्व पारंपरिक अवस्था। इसमें 2 है, पहला है आज्ञाकारिता और दंड, आज्ञाकारिता तथा दंड अभिविन्यास, और दूसरा है व्यक्तिवाद, उपकरणवाद और विनिमय। अब फिर दूसरा है, इसमें दूसरा जो है वह है, दूसरा है पारंपरिक स्तर। इसमें जो पहला है वह है अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, और इसमें जो दूसरा है वह है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो यह जो 2 चरण है, यह इससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछने को मिलता है। सीटेट का प्रीवियस ईयर यदि आप उठा के देख लीजिएगा तो वहाँ से यह आज्ञाकारिता और यह अच्छा लड़के अभिविन्यास, इस दोनों से बराबर हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ से यदि आपको ये अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर यह आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आपको दिलाएगा, क्योंकि कभी इस तरह से चरण पूछ लेता है, फिर कभी पूछ लेता है यह है जो किस स्थिति में है। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछ लेता है कि यह जो अवस्था है किस चरण के किस उप अवस्था में है, यह आपसे पूछ लेता है। और तीसरा जो चरण है उससे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, हम वह भी आपको बता देते हैं कि नैतिक विकास का जो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसमें तीसरे चरण की उप अवस्था, जो 2 उप अवस्था हैं, उसमें उन्होंने क्या बताए हैं। तो यह जो तीसरा है यह है उत्तर पारंपरिक। इसमें जो पहला है वह है सामाजिक अनुबंध तथा अभिविन्यास। इसी को बोला जाता है सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। और दूसरा जो है वह है सैद्धांतिक अंतश्चेतना। तो यह जो है सो काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। समायोजन घटित कब होता है, जब। तो समायोजन कब होता है, इसको जो है सो हम बोलते हैं एकोमोडेशन। इंग्लिश में आप यदि याद रखते हैं तो एकोमोडेशन इंग्लिश में याद रखते हैं तो आपको चीज़ें आसानी से हो जाएगी। तो एकोमोडेशन होता है, समायोजन होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन कर लेते हैं, परिवर्तन करके जो है सो चेंज कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यह जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं।
और बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं, तो यह जो होता है यह होता है समावेशन। समावेशन अर्थात आत्मसातकरण, आत्मसात इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो आपको ऑप्शन बी याद रखना है। एकोमोडेशन, इंग्लिश शब्द को आप यदि आप याद रखिएगा, एकोमोडेशन में होता है एडजस्ट, चेंजेज, मॉडिफाई, जो कि हम आपको बताए हुए हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक 5 वर्ष के बच्चे को 16 फूल के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीला कलर के फूल हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीला फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीला फूल अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो क्रमबद्धता, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, सकर्मक अनुपात, प्रतिज्ञप्ति, चिंतन। तो इसका जो होगा वह श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, वह उसे जो वर्गीकरण बताया गया अलग अलग श्रेणी में बताया गया, क्योंकि यहाँ पे लाल फूल और यहाँ पे उसे नीला फूल बताया गया कि नीला 12 है और लाल 4 है। लेकिन बच्चों ने क्या समझा कि लाल जो है सो वह अधिक है, नीला। जब बच्चे से पूछा जाता है कि नीला फूल अधिक है, तो बच्चा उतरता है नीला फूल, यहाँ पे लाल फूल होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, लाल फूल अधिक है जीन पियाजे के अनुसार। तो बच्चा जो है सो यह समझता है कि लाल फूल जो है सो वह अधिक है और नीला फूल कम है। तो वह जो है सो वर्गीकरण उसे जो बताया गया वह श्रेणीबद्ध रूप से वर्गीकरण नहीं कर पाया, तो इस ज्ञान का उसे अभी अभाव है। अब है, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास, नैतिक विकास तो अलग है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, लिव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यह जो होगा आपका, यह होगा लिव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन कराती है, अर्थात उसे कुछ हेल्प मिल जाता है। तो इसे मचान या पार बोलते हैं, जो कि वाइगोत्स्की महोदय ने बताए हैं, वाइगोत्स्की महोदय ने दिए हैं। उसके बाद वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे जो है सो समाज के बाद भाषा एवं कल्चर, संस्कृति से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ZPD का जो सिद्धांत है उन्होंने वाइगोत्स्की महोदय ने ही दिए हैं, जो कि आपको बच्चे को पढ़ाने में हेल्प किया जाता है। MKO जो मोर नॉलेजेबल, अर्थात जो अधिक ज्ञानी होते हैं वह अपने से कम ज्ञानी वाले को थोड़ा सा सहारा दे देते हैं, जिससे वह सीख जाता है। तो यह जो होता है ZPD होता है, और यह सिद्धांत वाइगोत्स्की महोदय ने दिए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वाइगोत्स्की। अब है, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। तो प्रगतिशील कक्षा में जो है सो पाठ्यचर्या का जो उद्देश्य होता है वह इसे महत्व देते हैं। तो रटन स्मृति, सत्ता के प्रति अनुकूलता, आलोचनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक और सतत अभ्यास। सतत अभ्यास होगा तो बच्चों का विकास ज़्यादा होगा। आलोचना अर्थात एक दूसरे की आलोचना करने से उसकी गलतियों का पता चलता है, तो वह फिर ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। सत्ता के प्रति अनुकूलता, यहाँ पे रटन स्मृति जो है, रटना तो बिल्कुल बच्चे को रटाना नहीं है, तो यह आपका जो ऑप्शन होगा, यह आपका ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बच्चे को हमें रटाना नहीं है। शिक्षा में जितना बच्चा एक्टिव रहेगा अपने क्लास में, उतना ज़्यादा वह
सीख पाएगा। इस चीज़ों पे हमें पूरा पूरा फोकस करना है, रटाना बिल्कुल नहीं है। शिक्षा जो भी देना है वह बिना बोझ के देना है। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, आपको यह सेशन हमारा कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे इस सेशन में जुड़ पाएंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? यह जो बुद्धि है यह अंतःवैयक्तिक बुद्धि है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि इसके अंतर्गत जैसे कि महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, इन सभी जो महापुरुष थे, जो महात्मा बुद्ध ईश्वर हो गए, विवेकानंद जो कि काफ़ी कम उम्र में बहुत ज़्यादा अपना ज्ञान को अपनाया और उस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी चरम सीमा तक पहुंच गए। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वह बहुत ही जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने, अर्थात अपने सेल्फ को पहचानना, स्वयं को जानना और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता जिनके पास होती है वह कहलाता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यह होता है शिक्षक में, उसके बाद नेता में, इन सभी के पास जो होता है वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है। वह लोगों के हाव भाव, पर्सनैलिटी, उसके फेस को देखकर उसकी अंतरात्मा, उसके मन की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है और उस पे वह जो है सो बोल पाता है, मन की भावनाओं को समझ पाता है और उस पर वह बोल पाता है। तो इस तरह का जो बुद्धि होता है वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है, जो कि शिक्षक, नेता जो होते हैं वह लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और उसके लोगों का जैसा मन है, जैसा भावना है, उस अनुसार वह काम करते हैं। तो ऐसा बुद्धि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाता है। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होता है वह होता है जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग कर अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित होता है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है कि डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट सांस्कृतिक पुरुष और महिलाओं के लिए मानती है। तो देखिए, एक होता है सेक्स, लिंग, और एक होता है जेंडर, यह भी लिंग ही होता है। तो जब आपको इस प्रकार का प्रश्न आए तो एक बार आप इंग्लिश में देख लीजिएगा कि वहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है तो फिर अलग जेंडर की बात होती है, और सेक्स लिखा हुआ है तो वह अलग बात होती है। तो सेक्स जो होता है यह जैविक अंतर होता है, जो कि ईश्वर के द्वारा बनाए गई जो हमारी संरचना है, आपकी संरचना है, वह सेक्स के अंतर्गत आता है। इसमें मेल तथा फीमेल की बातें की जाती है, लेकिन जेंडर हमारे द्वारा, आपके द्वारा, अर्थात समाज के द्वारा बनाई गई एक प्रथा है, एक कु जो है सो व्यवस्था है, जिसे जेंडर बोला जाता है। जेंडर के अंतर्गत आता है कि लड़का है तो यह इस तरह के कपड़ा पहनेगा, लड़की है तो यह इस तरह के कपड़ा पहनेगा, लड़का है तो वह जो है सो बाल छोटा रखेगा, वह बाल बड़ा नहीं रख सकता है, वह घर के काम, चौका बर्तन नहीं करेगा, वह जो भी करेगी वह लड़की करेगी। लड़की जो है सो देर रात तक बाहर नहीं रह सकती है, वह अपने मन के हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकती है, वह कपड़े समाज के अनुसार पहनेगी, समाज के अनुसार पहनती है। तो यह सारी जो व्यवस्था बनाई गई है
यह समाज के द्वारा बनाया गया है। यहाँ जो है जैव डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों अर्थात लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जो एक विशिष्ट सांस्कृतिक पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो यहाँ पर जो होगा वह लिंग और जेंडर होगा। जेंडर जो है सो वह समाज के द्वारा, हमारे द्वारा, आपके द्वारा बनाई गई है, लेकिन लिंग जो है यह जैविक अंतरों के लिए ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे भी आपको 1 से 2 नंबर आपको आसानी से मिलेंगे यदि आप इसे अच्छी तरह से देख लेते हैं। और डेली डिस्कशन का सेशन देखने से आपको एक प्रकार का कई क्वेश्चन बार बार आपके नज़रों से गुजरता है, तो फिर आपको उस क्वेश्चन पे पकड़ हो जाएगा कि हमने इस क्वेश्चन को देखा है और इसका आंसर यह होगा। आपका कॉन्फिडेंट लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अब है बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कथन उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो स्कूल के केवल उन्हीं छात्रों को भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा अनुदेशन की भाषा में संवाद कर सके। यहाँ केवल लगा हुआ है, यह तो निगेटिव पहले है, मैंने आपको कई बार बता चुका है कि जहाँ पे केवल हो, रटना हो, यह सभी निगेटिव वर्ड हैं। अब है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग उनमें करने उन्हें आसानी से आता हो। तो यह सही होगा कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी भाषा जो है वह हमारे लिए, आपके लिए, समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बच्चों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए इसका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो, अर्थात लोकल लैंग्वेज। हमारी जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि शिक्षा जो हमें बच्चे को देना है वह स्थानीय भाषा में देना है, अर्थात लोकल लैंग्वेज में देना है और सभी भाषा का हमें सम्मान करना है। शिक्षक को उन छात्रों को दंडित करना चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेशन भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में संवाद करते हैं। यह निगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेशन को भाषा में ही मूल्यांकन, सभी का मूल्यांकन होना चाहिए, यह भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी सबसे सटीक और सुंदर आंसर है। अब है कि एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों को और शब्दों को हटा देता है, कुछ अक्षरों को और शब्दों को हटा देता है या फिर उल्टा कर देता है पढ़ते समय, तो डैश कहलाता है। तो यह डिसलेक्सिया कहलाता है, अर्थात वाचन वैकल्प कहलाता है, अर्थात पठन विकार कहलाता है। इसके अंतर्गत और भी जो है सो क्वेश्चन है, जैसे कि डिस्ग्राफिया, यह होता है लेखन विकार। उसके बाद होता है डिस्फेजिया या अफेजिया, इसे बोला जाता है भाषा संबंधी विकार। उसके बाद है डिस्कैलकुलिया, यह है गणना संबंधी विकार। उसके बाद है डिस्प्रैक्सिया, यह होता है गत्यात्मक कौशल विकार। उसके बाद आता है ADHD, यह होता है ध्यान अवधान विकार। तो यहाँ पे अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार दिया गया है जो कि ADHD है। हमने यहाँ पे आपको बताया कि ADHD क्या होता है। डिस्प्रैक्सिया अर्थात गत्यात्मक कौशल, डिस्कैलकुलिया गणना संबंधी विकार,
डिस्फेजिया, इसे अफेजिया भी बोला जाता है, भाषा संबंधी विकार, और डिस्ग्राफिया जो कि लेखन विकार है। और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा है, एक ऐसी दशा जिसमें बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या फिर उल्टा कर देता है तो कहलाता है वाचन वैकल्प अर्थात पठन विकार, उसे पढ़ने में परेशानी होती है। तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। सिर्फ आप यदि इतना आप पढ़ लेते हैं, इसे आप कहीं पे लिख के रख लीजिएगा, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे बाहर एक भी सवाल आपको नहीं आएगा सीटेट में, यह फुल गारंटी है कि जो भी पूछेगा वह इससे पूछेगा। और 1 से 2 नंबर तक आपका फाइनली है। कभी कभी 3 नंबर भी आपको दिला सकता है। पेपर 1 में 1 पूछ लिया और पेपर 2 में 2 नंबर पूछ लिया, या फिर पेपर ए में पूछ लिया 2 नंबर का, इसमें 1 नंबर, तो 3 नंबर यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलते हैं हम अब अगले प्रश्न पे कि बिंदु अपने आप से परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करता है? यह जो है क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है कि वह जो है सो अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड है, और वह जो है सो वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। यह गुण जो है सो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी की ओर इशारा करता है। और अब बाह्य अभिप्रेरणा होता है कि कोई बच्चा किसी दूसरे को देखकर और उससे मोटिवेशन लेकर, उससे प्रेरित होकर वह करना चाहता, या फिर कोई अभिनय करता हो, कोई महापुरुष हो, उससे देखकर जब वह प्रेरित होता है तो वह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। तो आइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? तो यह जो होगा, यह होगा यहाँ पे दिया हुआ है नहीं है। आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाइएगा तो फिर आपका यह क्वेश्चन जो है सो गलती भी हो सकता है। तो यहाँ पे है संपर्तीय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, बच्चों की स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, बच्चों को अपने सहयोगी के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। तो इसमें कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो यहाँ पे जो होगा, तो बच्चों को अपने सहयोगी के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। यहाँ पे जो आपका होगा बच्चों नहीं होगा, वह प्रश्नों के उत्तर का निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, यह आपका इसका आंसर नहीं होगा। कि बच्चे को नकल करने के लिए सिखाना एक शिक्षक का कर्तव्य कभी नहीं होता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि जो अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। तो बच्चों को प्रश्नों के उत्तर को निष्क्रिय नकल करने के लिए कहना, यह नहीं होगा। सहयोगियों के साथ बैठेगा, पीयर ग्रुप के साथ बैठेगा, सहपाठी के साथ बैठेगा तो वह अधिक सीखेगा। तो यह आपको सेशन कैसा लगता है आप हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे ऊपर जो हम बताए हैं सभी प्रश्नों के आंसर हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और यह सेशन आपको कैसा लगता है हमें लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। यदि आपके मन में सीटेट से कोई भी सवाल हो तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस सेशन से जुड़ पाए, हमारे इस डिस्कशन को देखकर वह अपना जो है सो सीटेट क्रैक कर पाएंगे। सीटेट 2022 जो दिसंबर में होने वाली है, इसको वह क्रैक कर पाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स वह ले पाएंगे, क्योंकि आपको जो है सो जितना ज़्यादा मार्क्स रहेगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी
अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसे ऑल कर लें जिससे सभी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दोस्तों में शेयर भी करें। और यदि सीटेट से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल टीचिंग मित्रा। यदि जिद आपको शिक्षक बनने की है तो आज से और अभी से आप लग जाइए, क्योंकि समय अब आपको कम बचा है। आज सितंबर हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन टेस्ट भी लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा ही रहे हैं, तो इससे आपको क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा कि आप ढाई घंटे में 150 प्रश्न कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। अब मिलते हैं, बाय।